तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो की सीरीज़ में आपको उन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दिला रहा हूं आपका, जो कि बहुत कॉमनली एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उनकी तरफ भी ध्यान दिला रहा हूं जो जनरली बच्चे कई बारी प्रिपेयर करने में चूक जाते हैं। तो मकसद ये है कि टोटलिटी हो जाए आपकी प्रिपरेशन में। आपके पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, सारे ऑडियो सॉल्यूशंस हैं, बहुत से कंसेप्ट्स उसमें दिए हुए हैं, लेकिन एक बार हम नज़र अपनी एनसीईआरटी पे फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पर डाल लें कि हमने सब चीज़ें तैयार की हैं कि नहीं की हैं। तो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, एक शुरू में एक फंडामेंटल बात क्लियर कर दूं। देखिए, हालांकि इससे क्वेश्चन केवल एक आएगा नीट एंट्रेंस एग्जाम में, मोस्ट लाइकली द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज 1। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि समथिंग हैज़ बीन क्लैड इन से फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टोन, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये ट्रेंड है। एक दो भी हो सकते हैं, हो सकता है ना भी आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसा क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट हैपन्स विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। द क्वेश्चन आस्क्ड इज नॉर्मली 1, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये इस चीज़ के बहुत बियॉन्ड है। वो ये है कि इस चैप्टर में आपको ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो बेसिक प्रोसेसेस क्या हैं, और बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, और कुछ फैक्चुअल्स हैं। सो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो ये बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इनमें बार बार इस्तेमाल होंगे। उन टर्म्स को बहुत ठीक से समझना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, वो इस चैप्टर से आएगी। सो इसको एक स्टेपिंग स्टोन मानिए चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए। सो डू नॉट स्टिक विद दैट दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर वन क्वेश्चन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में किसी कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझना है, तो एक बार उस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लीजिए। सो एनसीईआरटी की टीम ने ये चैप्टर लिखा है और उन्होंने ही आपसे कुछ एक्सरसाइजेज पूछी हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप ये पहले 6-7 क्वेश्चन देखेंगे तो सब में करीब करीब एक ही चीज़ उन्होंने पूछी हुई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अगर एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे आ रहे हैं तो आपको पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि इस चैप्टर से वो क्या कंसेप्ट है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है मेडिकल एंट्रेंस में। दूसरा तरीका ये है कि पास्ट ईयर पेपर उठाइए 10 से 15 साल के और उनको एनालाइज कीजिए। तो जब आप चैप्टर वाइज एनालाइज करेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, कि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कोर बनाते हैं पेपर के, ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम में जाकर के ठीक होने चाहिए और आपका टाइम बचना चाहिए। देखिए, एवरी कंसेप्ट, एवरी फैक्ट इन एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जानते हैं कि अब जो नीट है वो इस तरह से उसमें जो सिलेक्शन है वो आसान नहीं है। पेपर आसान हो सकता है पर सिलेक्शन आसान नहीं है, कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो जब कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है तो कोई चीज़ ज़्यादा, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड। ये हो सकता है एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दें तो आपकी चॉइस का कॉलेज गायब हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत होने से आपका स्टेट गायब हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत होने से आपका सिलेक्शन होने से रह जाए। सो मेरा मतलब ये है कि हमें ये जो इंपॉर्टेंस की बात है अब समझनी पड़ेगी। हमें टोटलिटी में कॉम्प्रिहेंसिवली एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी को एक्सटेंड भी करना है। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, और अगर आपको वो 5, 6, 8, 10 तक भी क्वेश्चन अगर एक्सटेंशंस ऑफ एनसीईआरटी है और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था, मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से करूं। अब हम वापस आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। तो इस चैप्टर का फ्लो कैसे है? सबसे पहले उन्होंने आपको यह बताया कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं और लिविंग वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन?
एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द लिविंग वर्ल्ड। सो अगर मैं आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाई इज रिप्रोडक्शन असेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। बिलीव मी, कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े इनॉक्यूअस लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने में बड़े इनॉक्यूअस लगते हैं, और लेकिन जगह अगर आप उनको लिखने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा इतने आसान है नहीं। तो कई बार मैं आपसे कहता हूं लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, लिखिए, मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो लेट अस नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड लाइटली। देखिए, मैं बहुत अपने स्टूडेंट से बहुत बढ़िया बात ये कहता हूँ कि व्हेन देयर इज एन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, इट इज़ अ रिलेटिवली ईजियर पेपर। क्यों कहता हूँ? अच्छे बच्चे को पता है कि आंसर उन 4 ऑप्शंस में है, और अगर आपने क्वेश्चन समझ में आ गया तो कम से कम आप उन 4 ऑप्शंस में जिन्होंने आपको आंसर लिख के दिया है आपने ढूंढ के निकालना है। तो ये एक थोड़ा सा रिलेटिवली इजी काम है। हाँ, अगर इसी को मैं फिल इन द ब्लैंक्स डाल दूं जहां पर कोई चॉइस नहीं है और आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना है, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे मुश्किल हो सकता है। तो जो मेरे टाइम के आईआईटी और मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, खास तौर पे आईआईटी एस्पिरेंट से, जहां पर 8-10 नंबर का क्वेश्चन पेपर करने के बाद में समझ ही नहीं आता था हमारे जैसे मेडिकल एस्पिरेंट्स को कि करना क्या है इस पेपर में। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है सब्जेक्टिव कैन बी डिमांडिंग, लेकिन यस, एमसीक्यू पैटर्न में वैरायटी बहुत आ सकती है। आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव उतने नहीं पूछ सकते, बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो हर एक पैटर्न का अपना अपना एडवांटेज है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि एजुकेटेड का मतलब पढ़ा लिखा है। और देखिए, पढ़ा और लिखा, और मैंने ज़्यादातर बच्चों को लिखा में कमज़ोर देखा है। वो फिजिक्स भी ऐसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर ये होगा, थीटा वहाँ से निकालेंगे, आर वहाँ से निकालेंगे, क्यू वहाँ से निकालेंगे और रख देंगे और आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ दे डू इट। चलो अगला क्वेश्चन करें। दे डू नॉट डू इट ऑन पेन एंड पेपर। और इसीलिए मैंने अक्सर ये देखा है कि फिजिक्स उनकी कमजोरी रह जाती है। आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन फिजिक्स, लेकिन बीइंग अ वेरी गुड रैंक होल्डर इन मैनी एंट्रेंसेज इन माई टाइम, व्हेन आई स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट सेलेक्टेड। तो मेरी बात समझिए, मैं जानता हूँ कि क्यों मैं थोड़ा सा अच्छा था, से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में, बिकॉज आई यूज टू राइट इट। मैं पढ़ा ही नहीं था। रादर देन इंटेलिजेंस इट इज डिलीजेंस। तो मुझे उम्मीद है इस पर्टिकुलर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा टाइम आपसे और इस तरह से ले रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इस बात को भी समझें कि एकेडमिक्स के अलावा भी क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सक्सेस के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने कहा कि रिप्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस। दूसरा उन्होंने पूछा कि 2 तरीके क्या हैं, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत बड़ा पार्ट पहले हाफ में चैप्टर का इस पर्टिकुलर चीज को डेडिकेटेड है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ये शब्द जानते हैं, सिनगैमी? सिनगैमी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जा सकता है, विच इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा, डू यू नो अबाउट मियोसिस, सेल डिवीजन आपने पढ़ा है। डू यू नो अबाउट गैमेट्स और स्पोर्स फॉर्मेशन। डू यू नो द कंडीशन विच इज अ हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ गैमेट्स। तो आप ये देखिए, क्या इन दोनों टर्म्स की आपको इंपॉर्टेंस पता है इन डिफाइनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करें, उन दोनों में, उस डेफिनेशन में इन दोनों टर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली चीज तो ये समझिए। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में या तो ये नहीं है या ये नहीं है या दोनों नहीं है, तब क्या उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे? तो अगर 2 ही चीजें हैं कंट्रास्ट में और मुझे एक की डेफिनेशन पता है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली पता है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो हमने ये कहा कि आप पहले ये देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके कंटेक्स्ट में कैसे होता है, फिर आप ये सोचिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें से कौन सी चीज नहीं है, एक नहीं है या दोनों नहीं है, या एक ना होने को भी कह सकते हैं या दोनों ही ना हो तभी कह सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बात याद रखिएगा। यहां से आपको बाद में जब आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो एपोमिक्सिस, ये सारी चीजें ढंग से समझ में आएंगी। व्हाट इज पैनमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस। नहीं तो उनकी डेफिनेशन बच्चे रटना शुरू कर देते हैं और उसमें रटने का कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी चीज देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेट अस गो पेज वाइज, और ये रहा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एक शब्द आ गया इसमें, क्लोन। सो एक शब्द आ गया क्लोन। सो बिल्कुल डिफाइन कीजिए क्लोन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में आप जीन को भी क्लोन करते हैं, आप डीएनए को भी क्लोन करते हैं।
तो क्या क्लोन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जैक्ट रेप्लिका को कहेंगे या इसकी डेफिनेशन कुछ और है? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस आर द बेसिक्स। मतलब यहां पे मेरे बेसिक्स बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर होने चाहिए। अगर आप कहेंगे आप बैक्टीरिया को क्लोन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं डीएनए को क्लोन कर रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सो हाउ वुड यू डिफाइन एक्चुअली क्लोनिंग? और क्या जो ऑफस्प्रिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनको आप क्लोन कहेंगे? So this is a very very important question that is being discussed in this page of NCERT. देखिए, अब देखिए ये सब आप जानते हैं, आप बडिंग के बारे में जानते हैं, आप बाइनरी फिशन के बारे में जानते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन से मैंने ये देखा है, इस चैप्टर से मैंने ये देखा है कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वो फैक्चुअल क्वेश्चन 3 डायग्राम्स पर है। एक तो ये डायग्राम जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इट विल बी प्रूडेंट, अच्छा होगा अगर आप और जो क्लास 11th NCERT याद कीजिए, जो आप एल्गी फंजाई सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, उनमें जो भी स्ट्रक्चर्स हैं एक बार उनको रिवाइज कीजिए। डू नॉट कन्फाइन योरसेल्फ ओनली टू दीज 4। हालांकि चांसेस ये हैं कि क्वेश्चन में, नीट में जनरली क्वेश्चन इन्हीं से आता है, लेकिन क्योंकि वो कहीं और भी आ सकता है, तो कम से कम इस टाइम पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर जितने भी हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, उनको हमारे को एक बार अपने आप ही सोच करके लिस्ट बना लेनी चाहिए। पढ़ा लिखा में लिखा वाला काम कीजिए। अपनी मेमोरी बेस्ड पे एक सिंपल पेपर लीजिए, एक पेन उठाइए और देखिए आप कितनी चीजें लिख सकते हैं। जितनी चीजें आप लिख रहे हैं, बिलीव करिए एग्जाम में आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी, हमेशा याद आ जाएंगी, आपको हमेशा याद आ जाएंगे। और जो अभी दिमाग में नहीं है और जिसके लिए बार बार किताब देखनी ही पड़ रही है, उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लगा लीजिए, बार बार धोखा देगा ये आपको एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, इसको आज आप इस चैप्टर से ज़्यादा ये देखिएगा कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, उस तरह की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आगे देखिए, अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने दूसरा डायग्राम बताया है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बहुत ही कॉमन, ब्रायोफिलम बहुत पूछा जाता है, ऑफसेट बहुत पूछा जाता है, वाटर हाइसिंथ आप समझ लीजिए कि कई बार किसी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इकोलॉजी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आ सकता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी आ सकता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन भी पूछ सकते हैं, और इकोलॉजिकल डिजास्टर कैसे है, टेरर ऑफ बंगाल कैसे क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इकोलॉजी से रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। और देखिए बड़े ध्यान से एक और डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, बहुत देखिए ध्यान से। ये कारा है, तो कारा जो है वो क्लोरोफाइसी, एक हायर ग्रीन एल्गी है। इसमें देखिए ऊगोनियम ऊपर है, एंथ्रेडियम नीचे है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने लेबलिंग में। और नीचे देखिए मार्केंशिया का मेल और फीमेल प्रोथैलस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं। सो ये बात मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ये है, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका मानना चाहिए? और दोनों में बेसिक अंतर कुछ है या एक ही चीज है? और अगर एक ही चीज है तो फिर 2 बार हम बोल क्यों रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नुआंस. This is very very important that vegetative reproduction is a type of asexual reproduction, and definitely understand what exactly is vegetative reproduction. एग्जैक्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, और क्या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बने हैं उन्हें भी क्लोन कहना चाहिए? क्या हर केस में कहना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट वुड हैपन टू द ऑफस्प्रिंग, विल दे बी कॉल्ड एज क्लोन इफ इट इज ग्राफ्टिंग? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक और चीज हो सकती है ग्राफ्टिंग। और हॉर्टिकल्चर से क्रॉप हॉर्टिकल्चरिस्ट जो इस काम को करते हैं, उनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस को कोरिलेट कीजिए। किस तरह से स्टेम कटिंग्स, ये सब चीजें यूज की जा सकती हैं प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए। तो थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी को आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक्सपेंड करना पड़ेगा। So you must understand what exactly is layering, etc. What is grafting, what is a stalk, what is a scion. So ये सारी चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। जेनेटिकली प्लांट ग्राफ्टिंग में किसकी तरह का होता है, क्या उसे क्लोन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा एनसीईआरटी की एक्सटेंशन आपको यहाँ पर कर लेनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एडवांटेज क्या है।
व्हाट एग्जैक्टली इज एन एडवांटेज? एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि क्यों कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में। देखिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत से ऑर्गेनिजम्स में मिल रही है तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज है इन अ गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन, तभी नेचर उसको सेलेक्ट कर रही है। जेनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आप पहले ही सीख चुके हैं कि किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि नेचर उसे सेलेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अल्टीमेटली नेचर जिसे सेलेक्ट करेगी उस अलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसे सेलेक्ट नहीं करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझिए। अब बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या फ़ायदा हो सकता है? तो जनरली हम फ़ायदा किसका देखते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत बार हमसे क्लास में पढ़ाया भी ऐसा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एडवांटेज होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये है कि इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस है, जबकि क्लास 10th एनसीईआरटी अगर आप जाके पढ़ें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर आपको याद आ रहा है क्लास 10th एनसीईआरटी, इवोल्यूशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रेस। यहां पर फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आता है बायोलॉजी के एक अच्छे बच्चे में और एक नॉट सो अच्छे बच्चे में। आई वुड से दैट समझ में आ रहा है। तो आप देखिए, इवोल्यूशन जरूरी नहीं है प्रोग्रेस हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि बड़ा फास्टर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें हो सकता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा एक चीज आप नहीं समझ रहे हैं, वो ये है कि जनरेशन टाइम बहुत कम है। इवन यंग इंडिविजुअल्स कैन रिप्रोड्यूस, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन टाइम है। जनरेशन टाइम का मतलब होता है बर्थ से लेके पहला इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में कितना टाइम आता है। ये जो कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, यहां पर बात कर रही है, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर बात कर रही है जुवेनाइल, वेजिटेटिव फेज और ये फेज कि रिप्रोडक्शन से पहले ग्रो करना पड़ता है। तो किसी में ये जनरेशन टाइम कम हो सकता है, किसी में जनरेशन टाइम ज़्यादा हो सकता है। और कोई के स्ट्रैटेजिस्ट आपने पढ़े होंगे इकोलॉजी में, कुछ आर स्ट्रैटेजिस्ट पढ़े होंगे इकोलॉजी में। अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी लाइफ ट्रेट्स में इवॉल्व हुई है और एक ट्रेड ऑफ हुआ है अपने स्पीसीज़ के प्रोपेगेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन फिर मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए, यहाँ तो मुझे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि उसमें जनरेशन टाइम कम है, यंगर इंडिविजुअल्स भी मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत फास्ट मेथड है, गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, गैमेट ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस की ज़रूरत नहीं। से फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन एंड इट डेवलप्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। सो दिस वुड बी एन एडवांटेज। तो मैंने एक बार इस तरह से देखा। अब मैंने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ। लेट मी गिव यू एन इनसाइट इनटू दिस। सो देखिए, दिस चैप्टर इज अ बेसिक चैप्टर। आई एम एक्चुअली telling you some very basic concepts. Are you aware of these things about reproduction or not? जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ सेक्स कहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेक्स का मतलब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं दो पेरेंट्स की बात होती है, लेकिन दो पेरेंट्स की बात करते हैं तो से फॉर एग्जांपल एक मेल और एक फीमेल की बात करते हैं। सो ओनली द फीमेल्स आर बियरिंग चिल्ड्रन, द मेल्स आर नॉट। सो दैट मीन्स इफ वी टेक 50-50 the percentage of the individuals being male or female in a population, then 50% of the individuals are not bearing children. This is a very important point to consider. मैंने आपको दूसरी तरह से बताने की कोशिश की है। अगर 50% लोग एक पॉपुलेशन का चिल्ड्रन बियर नहीं कर रहे तो नंबर को इंक्रीज करने में प्रॉब्लम आएगी। और नेचर में सर्वाइव करने के लिए पॉपुलेशन को केवल वेरिएशन नहीं चाहिए, नंबर भी चाहिए। आप किसी पॉपुलेशन को अचानक आधी मार दीजिए, बाकी आधी अपने आप मर जाएगी। सो आप ये बात समझिए, हंटिंग होनी शुरू हुई और फिर एक्सटिंक्शन हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। तो आपने आखिरी तक नहीं मारा, आपने आखिरी ऑर्गेनिज्म नहीं मारा, आपने उसकी पॉपुलेशन बहुत कम कर दी और उसके बाद अचानक जो है वो पॉपुलेशन फिर सर्वाइव नहीं कर पाई। सो जब आप पेस्टिसाइड छिड़कते हैं किसी पर्टिकुलर खेत के अंदर तो LD50 कैलकुलेट करते हैं, जिसे लीथल डोज 50 कहते हैं, कि वो परसेंटेज क्या है कंसंट्रेशन की पेस्टिसाइड की जिसमें 50% पेस्ट मर जाए। सो उसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि बाकी अपने आप सर्वाइव नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो नंबर की भी इंपॉर्टेंस है। हाँ, ऑब्वियसली अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज आपके सामने आएगा कि इसके बावजूद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ बोथ मेथड, asexual as well as sexual method. So when confronted with unfavorable condition, almost always they resort to the sexual mode of reproduction.
सो इस बात को दोबारा समझिए, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, तब हमने ये कहा कि ऐसा क्यों है कि जिस टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब वो जनरली रिजॉर्ट करता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। क्या डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है? ये एक चीज़ बहुत समझने की बात है, क्या डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है? तो कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज है। और ऑब्वियसली द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो आप सोच रहे होंगे अब तक सर कह ही नहीं रहे हैं, दैट इज़ अबाउट वेरिएशन। आप जानते हैं गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होगा। डू यू नो द बेसिक प्रोसेसेस इन मियोसिस दैट विल जनरेट से फॉर एग्जांपल वेरिएशंस? क्या आप जानते हैं रिकॉम्बिनेशन इन पैकिटीन, उससे होता है वेरिएशन। और दूसरा, डू यू नो अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? डू यू नो अबाउट सेग्रीगेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। उसके बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद कीजिए मेटाफेस 1 की प्लेट के ऊपर बाइवेलेंट्स का। सो उससे क्या जनरेट होता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन की दो वजह हो गई, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, उसके बाद में हमने क्या कहा, सेग्रीगेशन हुआ है, और क्या हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि उसके बाद जब गैमेट का रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ है, रैंडम फर्टिलाइजेशन, तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्या बन सकते हैं? वेरिएशंस बन सकते हैं। बिलियंस, आई शुड नॉट यूज द वर्ड मिलियंस हियर, बिलियंस ऑफ क्या बन सकते हैं? वेरिएशन। एंड वी आर नॉट सरप्राइज टू फाइंड कि 8.5 बिलियन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आप किसी आइडेंटिकल ट्विन को जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, तो हो सकता है आप उनमें आसानी से अंतर बता पा रहे हो, क्योंकि जेनेटिक्स में हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि जीन्स ना केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बल्कि इंटरनल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। सो ये हमने डिविएशन फ्रॉम मेंडल में पढ़ा है कि जीन्स इज एक्चुअली अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो मुझे उम्मीद है अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो कंपैरिजन है, जो एडवांटेजेस हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर रेस्ट एश्योर्ड अगर किसी दिन कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, अगर उस फैक्चुअल की जगह जो मैंने आपको बताया है और उस फैक्चुअल में एक टेबल और जोड़ लीजिए जिसमें उन्होंने मियोसाइट और गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताया है, जहां पर ऑफियोग्लॉसम एक फर्न है 1260 और 630 नंबर है, ये इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो वहां के अलावा अगर आप देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये और एक और क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर तलाश करेंगे अपने नोट्स में भी। तो जैसे मैंने आपके दिमाग में टिंकर कर दिया ये क्वेश्चन है, तो अब की बार पढ़ते हुए आपको ये समझ में आएगा कि अरे ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है एक तो ये बात समझ में आई। अगर आप आगे चलें तो अब आपका जब चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गया तो उन्होंने फिर बेसिक प्रोसेसेस पूछे हैं। तो बेसिक प्रोसेसेस में ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस की बात करिए, हम कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए एक और चीज़ उन्होंने कहा है गैमेट ट्रांसफ़र। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बाकी बचा हुआ चैप्टर इन चार चीज़ों के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर है। आप देखेंगे उठा करके एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल ये चार चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया दिया है। हाँ, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। हाउ डू यू डिस्क्राइब व्हाट? से फॉर एग्जाम्पल, when you say unisexual, bisexual, when you say staminate, pistillate, you are talking about flowers. You are talking about flowers. यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, क्या आप जानते हैं स्टेमिनेट किसे कहेंगे, पिस्टिलेट किसे कहेंगे? एक और टर्म आपकी एनसीईआरटी कह रही है, व्हाट इज अ स्टेमिनोड? व्हाट इज अ स्टेमिनोड? स्टेमिनोड किसे कहते हैं? होमोथैलस, हिट्रोथैलस जो लोअर प्लांट्स हैं क्या हैं? अब मैं प्लांट्स पर आ रहा हूं। अब आप देखिए मोनोशियस और डायोशियस आप फ्लावर को नहीं कहेंगे, प्लांट को कहेंगे। इनका मतलब क्या है? सो व्हाट इज मोनोशियस कंडीशन, व्हाट इज डायोशियस कंडीशन, होमोथैलिक, हिट्रोथैलिक, व्हाट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड से फॉर एग्जांपल व्हाट इज स्टेमिनेट, पिस्टिलेट एंड स्टेमिनोड। ये टर्म जो आपकी एनसीईआरटी एक पैराग्राफ में बता रही है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज अ ज़ाइगोट, व्हाट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। अगर आप ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो आगे आप सीखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट एक ही चीज है क्या, या दोनों में कोई अंतर है। सो यहां से जब ये कंसेप्ट समझना आना शुरू होगा तब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। एक और चीज आपकी एनसीईआरटी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रही है कि जो नॉन प्राइमेट मैमल फीमेल्स हैं, दे हैव ईस्ट्रस साइकिल
and the primate mammal females have menstrual cycle. The cardinal difference or the fundamental difference between the two is that the endometrium is shed in the menstrual cycle, but it is reabsorbed in the estrus cycle. And what about the female receptivity? सो जो चाइल्ड बियरिंग टाइम है वो ईस्ट्रस साइकिल में एक लिमिटेड टाइम होगा, ईस्ट्रस जो पीरियड है उसके साथ ही रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंस बिटवीन ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। फर्टिलाइजेशन सबसे क्रिटिकल। तो देखिए अगर हम आगे जा रहे हैं, स्ट्रोबिलैंथस कंथियाना, मुझे एक और फैक्चुअल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि ये मोनोशियस डायोशियस, इस पैराग्राफ को ध्यान रखिएगा। एनिमल्स में आपने फिर एनिमल्स में एक शब्द याद किया, हर्मैफ्रोडाइट्स। फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड बारे में आप जानते हैं, ये वो मैं बात कह रहा था आपसे कि एक टेबल जिसमें आपने इस टेबल के फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगा। गैमेट ट्रांसफ़र की बात हो गई। देखिए गैमेट ट्रांसफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। लाइफ जब वाटर से निकल करके लैंड पर आई तो जो बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस है, अगर वो वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाए तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे लैंड पर। और ये आप इवोल्यूशन में प्लांट्स में भी देखेंगे, एनिमल्स में भी देखेंगे। तो अगर आप प्लांट्स में भी देखें और एनिमल्स में देखें तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं वो पानी से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म्स की सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह एक्चुअली उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका इवोल्यूशन है, विच इज़ फ्लावर। सो फ्लावर की इवोल्यूशन की वजह से एंजियोस्पर्म की सक्सेस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर आप ये देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि आप कम से कम फीमेल गैमेट्स का नंबर बहुत रिड्यूस कर रहे हैं। मेल का शायद नहीं हो रहा है, लेकिन फीमेल्स का जो नंबर ऑफ गैमेट्स है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं स्टेशनरी है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। एक सिंगल ओवम जो है उसे फर्टिलाइज करना होता है ओवम को। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, स्पर्म्स हैव टू रीच देयर एंड देन दे विल हैव टू फर्टिलाइज दी एग। तो आप जानते हैं प्लांट्स में पोलन ट्यूब डिलीवर कर देती है गैमेट को। तो देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक मोटाइल मेल गैमेट, फिर मोटाइल मेल गैमेट इन अ पोलन ट्यूब, और उसके बाद में नॉन मोटाइल मेल गैमेट इन अ पोलन ट्यूब। सो ये इवोल्यूशन आपको दिख रहा है। अगर आप एनिमल्स की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एमनियन की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है दैट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड देयरफॉर सक्सेस ऑन लैंड। सो अगर आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो देखिए रेप्टाइल्स वर सक्सेसफुल ऑन लैंड, but the vertebrates, amphibians were not. So this was because of lack of amnion. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड की वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। सीड से भी बेसिक प्रोसेसेस, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज को। तो यहां अगर आप ये बात सीख रहे हैं तो जिन्होंने अगला चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं एकदम आपको याद दिला देता हूं कि सेकंड चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी एक जगह कहती है कि सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, और उसके आगे लाइन ये लिखती है बिकॉज द बेसिक प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। क्या अब आप समझ पा रहे हैं वहां पर उस लाइन का मतलब क्या है? सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। गैमेट और फर्टिलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सबसे फ्रीक्वेंटली आता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन के बाद में, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So what is external fertilization? What is internal fertilization? Where do you need synchrony? Where would be the number of gametes more or less? Internal fertilization में जैसा भी हमने कहा कि sexual reproduction में अगर internal fertilization हो रही है तो आप male gamete को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैं जो पिछला पॉइंट बता रहा था that will be more specifically related with internal fertilization, where the egg is fertilized within the female body. It's a part of sexual reproduction, but more importantly, it must be correlated with internal fertilization. You reduce the number of the female gametes. तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। Vulnerability of the offspring to the predator. Degree of protection ज़्यादा किस में है? चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा किस में है? फॉर एग्जांपल, ये चीज आपकी शायद एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही है, लेकिन ज्यादा चांसेस होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। सोचिए क्यों? व्हाई इज इट सो? That a single egg released is very likely to be fertilized in the cases of internal fertilization that would not have been possible in say for example external fertilization. I hope this is absolutely clear. Then obviously the fertilization, the result of fertilization, zygote and embryogenesis, जिसकी डिटेल आप प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन में काफ़ी चीज डिटेल में करेंगे। सो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर अब आपको समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से इस चैप्टर
चैप्टर को प्रिपेयर करना है, और कुछ और बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ आपके ट्रेड्स थोड़े बहुत आपके अंदर होने चाहिए ताकि आप जितना जानते हैं उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में करके आ जाए। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।